लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान एम आज़म प्रोग्राम फ़लसफ़े का सफ़र लेकर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपने पिछला प्रोग्राम ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने सफ़र किया था इस्लामिक फ़िलासफ़ी का। क्या आप जानते हैं कि आज हमारा सफ़र कहाँ का है? हमारा हमसाया, हमारा बेहतरीन दोस्त चीन। आज हम सफ़र करेंगे चीनी फ़लसफ़े के मुख्तलिफ मरहलों का, मुख्तलिफ पीरियड्स का। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक चीनी फ़लसफ़ा 4 अदवार से गुजरा है। कदीम दौर से, जिसको हम क्लासिकी दौर कह सकते हैं, नव ताओइज़्म या न्यू ताओइज़्म के दौर से, फिर नव कन्फ्यूशनिज़्म के दौर से, और ये जो आज का जदीद दौर है, इसकी चौथा दौर है। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइनीज़ फ़लसफ़े के कदीम यानी क्लासिकी दौर की। ये दौर 6वीं से 30वीं सदी क़ब्ल मसीह का ज़माना है। कदीम चीनी फ़लसफ़े में जो अहम तसव्वुरात थे, उनमें से चंद एक इस तरह से हैं, जैसे रास्ता, इंसानियत, मोहब्बत यानी इंसानियत से मोहब्बत, रास्ती, आसमान, कायनाती अनासिर, सुकून, सरगर्मी, कमज़ोरी, ताकत, इस तरह के उन्वारात हैं, उसमें आइडियाज़ हैं जो बड़े बेसिक हैं। लेकिन एक तसव्वुर जो कदीम चीनी फ़लसफ़े में सबसे बुनियादी तसव्वुर था, वो था रास्ते का तसव्वुर, जिसे हम अंग्रेज़ी में वे कहते हैं। कदीम चीनी फ़लसफ़े में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र थे, स्कूल्स ऑफ थॉट थे। हर मकतब फ़िक्र का अपना रास्ता था। क्लासिकल चीनी फ़लसफ़े में एक स्कूल ऑफ थॉट ताओइज़्म है। ताओइज़्म इस ख्याल पर मबनी है कि कायनात एक बुनियादी उसूल के ज़रिए चलती है, एक रास्ते के ज़रिए चलती है। उस बुनियादी उसूल या रास्ते को ताओ कहते हैं। इसी से ताओइज़्म का लफ्ज़ बना है। ताओइज़्म के मानने वाले समझते हैं कि इंसानों को ताओ के साथ हम आहंगी में रहना चाहिए, यानी कुदरती तरीके से जीना चाहिए, आसान तरीके से। ताओइज़्म का ताल्लुक जिस फ़लसफ़े से जोड़ा जाता है, उसका नाम है लाओ ज़ू। लाओ ज़ू ने ही ताओइज़्म की मरकज़ी किताब लिखी, जिसका नाम है ताओ ते चिंग। ये कोई 500 क़ब्ल मसीह की बात है। ताओइज़्म 3 बुनियादी खूबियों पर बड़ा जोर देता है। वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं? सबसे पहली खूबी है हमदर्दी की, दूसरी खूबी है आजिज़ी की, और तीसरी खूबी है सादगी की। कदीम चीनी फ़लसफ़े में कन्फ्यूशियस का स्कूल ऑफ थॉट सबसे मशहूर है। कन्फ्यूशियस 5वीं सदी क़ब्ल मसीह में पैदा हुआ और उसने 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में वफ़ात पाई। कन्फ्यूशियस और लाओ ज़ी के रास्ते सबसे नुमायां थे। कन्फ्यूशियस का रास्ता इंसान का रास्ता है, कदीम बादशाहों का रास्ता है, वो बादशाह जो दानश्वर बादशाह थे। और कन्फ्यूशियस का रास्ता नेकी का रास्ता है, जबकि लाओ ज़ू का रास्ता फितरत का रास्ता है, नेचर का। चीन के जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनके मुताबिक इंसान के अंदर का रास्ता उसकी नेकी है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि इंसानी फितरत एक पैटर्न है, जिसे हम तर्ज कह सकते हैं या नमूना कह सकते हैं, और ये पैटर्न सब इंसानों में यकसां है। इसके साथ वाइटल ब्रेथ है, जिसे आप हयाती सांस कह सकते हैं या रूहानी कुव्वत कह लें। ये वाइटल ब्रेथ एक शख्स को दूसरे शख्स से मुनफरिद करती है, अलग करती है। फ़लसफ़े के तालिब इल्म चाइनीज़ फ़िलासफ़ी के जदीद दौर को 20वीं सदी से शुरू करते हैं। जदीद दौर में रवायती फ़लसफ़े की तश्कील नौ हुई, रिकन्स्ट्रक्शन हुई, जिसके नतीजे में मार्क्सिज़्म गालिब आ गया। 20वीं सदी के दूसरे अशरे में चीनी दानश्वर एक बड़े अहम सवाल पर गौर व फिक्र कर रहे थे। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि क्या साइंस ज़िंदगी के फ़लसफ़े की बुनियाद बन सकती है या नहीं। आज के चीन में मार्क्सिज़्म सरकारी फ़लसफ़ा बन चुका है। मार्क्सिज़्म 1920 की दहाई के वसत से चीन में फैल रहा था। 1949 में अवामी जमहूरिया चीन के क़याम तक ये लेनिनिज़्म से माओइज़्म तक पहुंच चुका था। स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी के मुताबिक जिन लोगों ने कन्फ्यूशियस के फ़लसफ़े की तशरीह की है, उनके नज़दीक कन्फ्यूशियस के फ़लसफ़े की तय में किसी न किसी तरह सियासी जवाज़ का आइडिया मौजूद है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का आइडिया।
क्लासिकी दौर की एक किताब है ग्वानजी। इसका मुसन्निफ ग्वान को समझा जाता है। चाइनीज फिलॉसफी की इस पुरानी किताब में लिखा है कि कामयाब हुकूमत का मतलब है अवाम की उमंगों पर पूरा उतरना। सक्सेस इन गवर्नमेंट लाइज इन फॉलोइंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल। अवाम की उमंगों पर पूरा उतरना किसी हुकूमत की कामयाबी के लिए जरूरी शर्त है। लिहाजा जब गोदाम अनाज से भरे होंगे तो लोग शाइस्तगी का मतलब समझेंगे, लोग एतदाल का मफहूम जानेंगे। जब लोगों की खुराक और लिबास की फिक्र खत्म हो जाएगी तो वो इज्जत और शर्म में फर्क करने के काबिल होंगे। अगर हम आज की जुबान में बात करें तो कह सकते हैं कि ज़माना कदीम से चीनी फलसफे में एक मजबूत मईशत पर जोर दिया गया है और हुकूमतों की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई गई है कि वो मईशत की तरक्की को नज़रअंदाज न करें। तर्ज हुक्मरानी में इनाम और सजा के हवाले से चीनी फलसफे में हमें दो तकनीकें मिलती हैं। पहली तकनीक है अवाम की परवरिश करना, यानी उन्हें नर्चर करना, और दूसरी तकनीक है अवाम के लिए मेयार मुकर्रर करना, स्टैंडर्ड सेट करना। यानी इस बात का स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। कन्फ्यूशियस के फलसफे में सिर्फ कहीं कहीं एक अच्छे मुआशरे में सजाओं की जरूरत पर बात की गई है। मेंशियस भी कन्फ्यूशियस के फलसफे का पैरोकार था। उसने तो जिस तर्ज हुक्मरानी को तरजीह दी उसका नाम ही इंसानी हुकूमत रखा, ह्यूमन गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि लोगों से मोहब्बत करते हुए हुक्मरानी की जाए। वन शुड रूल बाय लविंग द पीपल। हुकूमत लोगों के लिए सहूलतें फराहम करे, उन्हें तालीम दे, उनके लिए एक मिसाली किरदार पेश करे। ये पॉलिसी हुकूमत से मुतल्लका तमाम अफराद के लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो इस पॉलिसी को इंसानी हमदर्दी की वजह से अपनाएं। इस कदर जोर है इंसानी कदरों पर कदीम चीनी फलसफे में। मेंशियस हुकूमतों के जबर की मुखालफत करता है। वो हुक्मरानों से कहता है कि आप सिर्फ अच्छा बनने से लोगों की वफादारी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उनकी परवरिश करने की अच्छाई को अपनाएं तो आप पूरी दुनिया की वफादारी हासिल कर सकते हैं। मेंशियस उस रवायती तरीक़ेकार पर तनकीद करता है जिसमें अच्छाई का मेयार हुकूमती अथॉरिटी के जरिए नाफिज किया जाता है। मेंशियस को इस बात पर बहुत ज्यादा इत्मीनान है कि लोग अच्छे बन जाएंगे, वो अच्छे बन सकते हैं, बशर्ते कि हुकूमत उनके लिए सहूलतें फराहम करे, उनको फैसिलिटेट करे, अदरवाइज लोग अच्छे नहीं बन सकते। बाद के फलसफे में अगरचे इस बात का एतराफ़ किया गया है कि बाज़ मौक़ों पर हुकूमत को जबर करना पड़ता है, लेकिन कन्फ्यूशियस के इब्तदाई फलसफे में हुकूमती इख्तियार में जबर की गुंजाइश नहीं है, बल्कि लोग खुशी से हुकूमत की बात मानते हैं। कन्फ्यूशनिज्म की किताबों में एक चैप्टर है शेंग खुदा के बारे में। उसमें कहा गया है कि अवाम के लिए फ़ायदे की सबसे बड़ी बात नज़्म है, ऑर्डर। इससे इस बात की समझ आती है कि बेनिफिट ही वो मयार था, अवाम का मफाद ही वो मयार था जिस पर हुक्मरानी के नज़रियात को परखा जाता था। बदनज़मी अवाम की फलाह बहबूद के खिलाफ है, इसलिए हुक्मरान नज़्म पर तवज्जो दें। नज़्म होगा तो फ़ायदा खुद ब खुद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लोगों को बेनिफिट मिलने लगेगा। यहाँ सियासी नज़्म की बात हो रही है, सियासी नज़्म की, पॉलिटिकल ऑर्डर की, डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही। पॉलिटिकल ऑर्डर एक वसी तस्वुर है। ये माशरे में हुकूमत के निज़ाम को मजमूई तौर पर बयान करता है। पॉलिटिकल ऑर्डर का फोकस किसी मुल्क के अंदर सियासी रवैयों पर होता है, सियासी इदारों पर होता है, सियासी कवानीन पर होता है और सियासी रवायात पर होता है, सियासी सकाफत पर होता है, जैसे कानून की हुक्मरानी, कानूनी निज़ाम। ये है सियासी नज़्म या पॉलिटिकल ऑर्डर। जबकि डिसिप्लिन का फोकस किसी सियासी निज़ाम के अंदर अफराद और इदारों के किरदार को कंट्रोल करने वाले कायदों और ज़ाब्तों पर होता है। डिसिप्लिन रवायात पर अमल दरामद पर जोर देता है और तरीक़ाकार पर अमल दरामद पर जोर देता है। शेन बुहाई 4वीं सदी कबल मसीह का एक चीनी फिलासफर था। शेन के फलसफे की सबसे अहम बात यह थी
کہ حکومت جاگیرداری اصولوں پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ حکومت بیوروکریسی کے نظام پر مبنی ہونی چاہیے۔ شین نے پیشہ ور کارندوں کے ذریعے انتظامیہ کے نظام کو ترجیح دی، پروفیشنل فنکشنریز کے نظام کو۔ اس نے کہا کہ حکمرانوں کو ہر کردار کے لیے موزوں آدمی تلاش کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر کام کی نوعیت بالکل واضح ہو، پھر اس کے لیے سوٹیبل شخص کا انتخاب کیا جائے۔ تاؤزم سب انسان سے زیادہ فطرت پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن شین بوہائی انفرادی فیصلہ سازی کی صلاحیت سے زیادہ انسان کے بنائے ہوئے اداروں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ ماڈرن لینگویج میں بات کریں تو شین بوہائی پرسنلائز کرنے کی بجائے انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی بات کرتا ہے۔ چائنیز فلسفی کے جن عنوانات پر ہم بات کر رہے ہیں، خواتین و حضرات، ان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انسانی نفسیات کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ ہان فیزی بھی 30ویں صدی قبل مسیح کا چینی فلسفی تھا۔ ہان فیزی کا کہنا ہے کہ ایک دانش مند شخص کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرانی رسموں اور روایات پر چلتا رہے، بلکہ وہ اپنے دور کے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور جو احتیاطی تدابیر ضروری ہوں وہ اختیار کرتا ہے۔ اس طرح ہان فیزی پہلے والے بہت سے فلاسفر سے مختلف ہے جو ماضی کی روایات کے مطابق چلنے کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وقت بدلتا رہتا ہے اور ایک اچھے حکمران کو چاہیے کہ وہ وقت کے ساتھ بدلنے کے لیے تیار رہے۔ قدرت کے بنیادی اصول تو نہیں بدلتے، لیکن مخصوص حالات میں ان کا اطلاق تو بدل سکتا ہے۔ جیسے جیسے انسانی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اور جیسے جیسے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔ ہان فیزی کی تحریروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ جب وہ نئے معیارات کو نافذ کریں، نئے سٹینڈرڈز کو اپلائی کریں، تو وہ ان سے حاصل ہونے والے فائدے کو بھی دیکھیں اور ان سے ہونے والے نقصان کو بھی دیکھیں۔ اگر فائدہ زیادہ ہو رہا ہو اور نقصان کم تو ان سٹینڈرڈز کو جاری رکھیں۔ ایک چینی مفکر نے کہا کہ ایک سرکاری عہدے کے لیے کسی شخص کا صرف اچھا ہونا کافی نہیں، بلکہ موزوں ہونا بھی ضروری ہے، سوٹیبل ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک اور مفکر نے کہا کہ موزوں ہونے کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی ضروری ہے، ٹیلنٹ۔ اس نے کہا کہ نااہل لوگوں کو اختیار دیں گے تو نتیجہ انتشار ہوگا۔ ہان خاندان کے دور اقتدار میں بہت سے چینی فلسفی اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ تمام موجود فلسفوں کو ہم آہنگ کیا جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسی ریاست قائم کی جائے جو قوانین پر مبنی ہو، جو معیارات کے مطابق چلے، سٹینڈرڈز کے مطابق۔ ہان خاندان کے بادشاہوں نے مرکزی تعلیمی ادارے قائم کیے اور باصلاحیت اسکالرز کو امتحان کے ذریعے حکومت میں لانے کا عمل شروع کیا۔ نیو کنفیوشن دور کا آغاز سونگ خاندان کے اقتدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ سونگ خاندان کی حکومت 960 عیسوی میں قائم ہوئی۔ اس سے پہلے ٹینگ خاندان کوئی 300 سال تک حکومت کرتا رہا۔ ٹینگ خاندان کے دور میں حسب و نسب بہت اہم تھا اور اسی کی بنیاد پر کسی کی سماجی حیثیت کا تعین ہوتا تھا، یعنی سوشل سٹیٹس کا۔ ٹینگ دور میں چینی معاشرہ اشرافیہ کے زیر اثر تھا اور اشرافیہ کو ریاستی حمایت حاصل تھی۔ سونگ خاندان کے آنے سے چینی معاشرے میں ایک بنیادی تبدیلی آئی۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ سونگ خاندان نے ایک ایسے اعلیٰ طبقے کے ساتھ شراکت کی جو عام اشرافیہ سے بہت بہتر تھا۔ سونگ بادشاہوں کو اپنی حکومت کے لیے ایک جواز کی تلاش بھی تھی، لیجیٹمیسی کی۔ جس اعلیٰ طبقے کے ساتھ سونگ خاندان نے شراکت کی، اس کی پہچان عام اشرافیہ سے مختلف تھی۔ اعلیٰ طبقے کے یہ لوگ زیادہ تعلیم یافتہ تھے، میرٹ پر بھی پورا کرتے تھے، یعنی قابل لوگ تھے، صلاحیتوں کے مالک تھے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی پہچان نسل پرستی نہیں تھی۔ یہ اعلیٰ طبقہ ایک تعلیمی برادری کی شکل اختیار کر گیا۔ ٹینگ دور کے مقابلے میں سونگ خاندان کے دور میں چینی معاشرہ کہیں زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ پہلے سے کہیں زیادہ کتابیں لکھی جاتی تھی اور شائع ہوتی تھی۔ یہ نیا اعلیٰ طبقہ اہل قلم کے طور پر جانا جاتا تھا، لٹریٹری۔ اس زرخیز دور میں اس خیال کو بڑی تقویت ملی کہ اہل قلم کا معاشرے پر اثر ہونا چاہیے۔ آج کل یہ جو ہم سنتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ
थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, यानी आलमी सतह पर सोचो, मकामी सतह पर अमल करो। ये उस न्यू कन्फ्यूजन दौर की सोच की शानदार अक्कासी करता है। न्यू कन्फ्यूजन दौर के फिलासफर के ख्याल में हुकूमती इदारे बैक वक्त दो सतहों पर काम करते हैं, एक समाजी सियासी सतह पर और एक ज़ाती सतह पर। समाजी सियासी सतह पर हुकूमती इदारों का ताल्लुक नज़्म बरकरार रखने से है, नज़्म बरकरार रखने के अमली पहलुओं से है, जबकि ज़ाती सतह पर हुकूमती इदारे फ़र्द के अखलाकी किरदार पर तवज्जो देते हैं। न्यू कन्फ्यूशन दौर के चीनी फिलासफर्स की नज़र में समाजी सियासी और ज़ाती सतहों में एक तसलसल पाया जाता है। एक जगह वो लिखते हैं, दुनिया में तमाम लोगों के अच्छे चाल चलन को उजागर करने के लिए कदीम लोगों ने पहले अपनी रियासतों को मुनज़्ज़म किया। जो लोग अपनी रियासतों को मुनज़्ज़म करना चाहते थे, उन्होंने पहले अपने ख़ानदानों को मुनज़्ज़म किया। जो लोग अपने ख़ानदानों को मुनज़्ज़म करना चाहते थे, उन्होंने पहले अपने आप को बेहतर बनाया। जो लोग अपने आप को बेहतर बनाना चाहते थे, उन्होंने पहले अपने दिलो दिमाग को दुरुस्त किया। जो लोग अपने दिलो दिमाग को दुरुस्त करना चाहते थे, उन्होंने पहले अपनी नीयतों को खालिस किया। और जो लोग अपनी नीयतों को खालिस बनाना चाहते थे, उन्होंने पहले समझ बूझ हासिल की। और समझ बूझ का हुसूल चीज़ों की तहकीक में है। इस न्यू कन्फ्यूजन दौर के चीनी मुफक्किरीन की नज़र में ये सारे मरहले एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। चीज़ों की तहकीक करना ही समझ बूझ हासिल करना है। ख़ानदानों को ज़ाती तरबियत के ज़रिए मुनज़्ज़म किया जाता है, और एक रियासत का मुनज़्ज़म होना इस बात पर मुनहसर है कि उस रियासत में बसने वाले ख़ानदान कैसे हैं। ज़ाती तरबियत और समाजी सियासी नज़्म के दरमियान ये जो नफीस ताल्लुक है, इसी को कहते हैं अंदरूनी तौर पर दानिश्वर, बैरूनी तौर पर बादशाह। इनर सेज, आउटर किंग। गोया अखलाकियात और हुक्मरानी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। 17वीं सदी में चीन में हवांग जोंगसी एक अहम सियासी और समाजी मुफक्किर थे। जोंगसी को चीन में जमहूरियत का बानी समझा जाता है, और जोंगसी को चीन में इंसानी हुकूक की तहरीक का भी बानी समझा जाता है। जोंगसी ने लिखा है कि हमें जायज़ और नाजायज़ कवानीन में फ़र्क करना चाहिए। जोंगसी ने कहा कि नाजायज़ कवानीन वो हैं जो बुनियादी तौर पर सिर्फ हुक्मरानों के मफाद के लिए बनाए गए हों। जोंगसी का कहना है कि कवानीन का जवाज़ यानी लेजिटिमेसी उनके मकसद से वाज़ेह होता है, ना कि सिर्फ रिवायत से, और ना ही कवानीन का जवाज़ उन बुजुर्गों की इज्जत से साबित होता है जिन्होंने उन कवानीन को बनाया। जब कवानीन अवाम के मफाद को सामने रखकर बनाए जाते हैं, तो वो ज़्यादा लचकदार होते हैं। कानून के मकसद के हवाले से जोंगसी ने एक बहुत ही शानदार बात कही है। उसका कहना है कि एक जायज़ कानून का मकसद सिर्फ इंसानों को कंट्रोल करना नहीं होता। एक अच्छे कानून का मकसद सिर्फ लोगों पर काबू पाना नहीं होता, बल्कि अच्छे अखलाकी किरदार को फ़रोग देना भी होता है। अमूमन लोग अच्छी अखलाकी आदात उस वक्त अपनाते हैं जब वो रज़ाकाराना तौर पर नज़्म की पाबंदी करें, ना कि धमकी के तहत। और लोग कानून पर उस वक्त ज़्यादा खुशी से अमल करते हैं जब वो ऐसे कवानीन के तहत परवान चढ़ते हैं जो उनके मफादात की हिफाजत करते हों। खुदगर्ज़ हुक्मरान जो कानून बनाते हैं, उनको नाफिज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खुदगर्ज़ हुक्मरानों का इन्हिसार जबर पर होता है। खुदगर्ज़ हुक्मरान आम लोगों के मफाद के खिलाफ काम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ आपका मेज़बान एम आज़म आपसे रुख़सत चाहता है। उम्मीद है कि आपने आज चीनी फ़लसफ़े के इस सफ़र को एंजॉय किया होगा। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी फ़लसफ़े के किसी और मुल्क में, किसी और नगर में। प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया।